गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इसी सीरीज़ में हम लोगों ने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है, बेसिक सर्वेइंग। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग नए तरीके से सब्जेक्ट को डिज़ाइन किया गया है। इसके सिलेबस को नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कोड CIV 101 है। तो अगर आप झारखंड में डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो आपको कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ से इजीली कवर्ड मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और हम लोग एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। चूंकि आज ये फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो बेसिक सर्वेइंग है, इसको टोटल 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें यूनिट 1 का सिलेबस जो है वो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा। और यूनिट 1 में हमें क्या बताया गया है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हमें इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग ऑक्यूपेशन, सर्वेइंग एज एन ऑक्यूपेशन, इसका इंट्रोडक्शन हमें देखना है। डेफिनेशन क्या होती है सर्वेइंग की, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है सर्वेइंग का, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन क्या होता है सर्वे का, वो हमें देखना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग को हमें डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हमें यूनिट एंड मेजरमेंट को भी हमें समझना है। यूनिट एंड मेजरमेंट जो सर्वे में यूज़ होता है उसको भी हमें समझना है। तो ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसके सब टॉपिक के बारे में बात करें कि इसके सब टॉपिक में क्या है, तो सब टॉपिक में हमें ये समझना है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सर्वेयर। एक सर्वेयर जो होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फ्यूचर स्कोप क्या है इस सब्जेक्ट का। चूँकि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में एज एन इंजीनियर हेल्प करेगी। तो ये सब्जेक्ट जो है, इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, पॉसिबल प्रोग्रेशन क्या है, उसको हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। लेटर हम लोग क्लासिफिकेशन समझेंगे सर्वे का, फील्ड के बेसिस पे, पर्पस ऑफ सर्वे के बेसिस पे और इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ यूनिट समझेंगे। इसके साथ साथ एरर इन सर्वेइंग को हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की मिस्टेक क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, एक्सीडेंटल एरर क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक को कवर करने में अगर मैं इसे वाइट बोर्ड में कवर करूँ तो आई थिंक ये 6 आवर्स का लेक्चर है। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर PPT का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 PPT में हम लोग 2 PPT के साथ लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सिलेबस को इजीली कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जो है अपने आने वाले जो टॉपिक है, आने वाला जो सिलेबस का हिस्सा है, उसको हम लोग फिर लेटर डिस्कस करेंगे। जैसे कि चैप्टर 2 है, बड़ा सा चैप्टर है। जब हम लोग इस पे आएंगे, इसको पढ़ेंगे तो यहाँ भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 में आएंगे तो यहाँ भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। लेटर हम लोग चैप्टर 4 छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब यहाँ पे हम लोग आएंगे। तो चैप्टर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 के साथ जब हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला हमारा आता है डेफिनेशन। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसके डेफिनेशन को समझना ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट का अपना खुद का डेफिनेशन क्या है। तो सर्वेइंग का डेफिनेशन क्या है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ बाई मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम and preparing a map to any suitable scale. That is, the measurement is taken in surveying are in horizontal plane only. इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन आसान करके समझते हैं। सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग एक कला है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, बाय मेजरमेंट। किस तरह के मेजरमेंट से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करके। तो कहीं भी अगर हम लोग सर्वेइंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ नथिंग बट एक्यूमुलेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना है, किस चीज़ से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। और किस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, उसके रिलेटिव पोजीशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। कैसे, बाय मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज सर्वेइंग। ठीक है। अगर हम लोग सर्वेइंग को की जगह अगर हम लोग सर्वेइंग का एक और पार्ट होता है लेवलिंग के बारे में बात करें, तो लेवलिंग में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल डेटा नहीं कलेक्ट करते हैं, वर्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। इसको हम लोग कब देखेंगे सॉरी, जब हम लोग चैप्टर के 4th वाले हिस्से में चलेंगे, 4th वाले यूनिट में चलेंगे। ठीक है। तो सर्वेइंग का डेफिनेशन हमने देख लिया, आसान सा डेफिनेशन है, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग यूजर्स के बारे में बात करें कि सर्वे कर रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है, क्यों सर्वे करना है, तो सर्वे जो हम लोग करते हैं उसका जो मेन पर्पस है हमारा, सबसे पहला पर्पस है कि हम लोग टोपोग्राफिकल मैप बनाएं, उसके लिए हम लोग सर्वे करते हैं। इसके बाद हम लोग कैडेस्ट्रल मैप बनाएं, उसके लिए सर्वे करते हैं। इंजीनियरिंग मैप बनाएं, उसके लिए सर्वे करते हैं। कंटूर मैप बनाएं, उसके लिए सर्वे करते हैं। मिलिट्री मैप बनाएं, उसके लिए सर्वे करते हैं। आर्कियोलॉजिकल मैप बनाएं, उसके लिए सर्वे करते हैं। तो जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे का जो रिजल्ट आ रहा है, कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर उसका सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड कर रहे हैं, तो उसको फाइंड करके हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को मैप बनाना है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि डेटा जब कलेक्ट हो जाता है तो मैप बनाना पड़ता है किसी भी सूटेबल स्केल का इस्तेमाल करके। अब सूटेबल स्केल क्या है वो भी लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे।
फिलहाल जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं उससे इतना सारा मैप हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक एक मैप क्या है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग टोपोग्राफिकल मैप के बारे में बात करते हैं तो टोपोग्राफिकल मैप किसी भी प्लेस, किसी भी लोकेशन, अर्थ के किसी भी स्पेस का टोपोग्राफी को शो करता है। टोपोग्राफी का मतलब वो जगह कितना हाई है, कितना लो है, कितना मतलब ऑन्ड्यूलेशन है उस जगह में, उसको बताता है। तो टोपोग्राफिकल मैप क्या शो करता है? हिल्स हिल्स को शो करता है, रिवर को शो करता है, विलेज, टाउन, फॉरेस्ट। कहने का मतलब जो हमारी ज्योग्राफी है उसको बताता है टोपोग्राफिकल मैप। जब हम लोग कैडेस्ट्रल मैप बनाते हैं तो वो किस लिए बनाते हैं या उसमें हम क्या दिखाते हैं? तो हम लोग बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड को दिखाते हैं, हाउस या अदर प्रॉपर्टी उसकी बाउंड्री को दिखाते हैं। कहने का मतलब आपने जब सर्वे किया तो आपके सर्वे में आपको अपने एरिया को, आपको प्लॉट को दिखाना है, तो वो प्लॉट की मार्किंग किस में होती है? कैडेस्ट्रल मैप में होती है। इंजीनियरिंग मैप में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिटेल ऑफ इंजीनियरिंग वर्क जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, रिजर्वायर हो गया, इरिगेशन कैनाल हो गया, ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। अगर हम लोग कंटूर मैप के बारे में बात करें तो कंटूर मैप हम लोग किस लिए बनाते हैं? किसी भी एरिया में जो बेसिकली वॉल्यूम का कैलकुलेशन है उसके लिए हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर दिखाना है या किसी भी रोड के लिए बेस्ट रूट फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग कंटूर मैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मिलिट्री मैप, जैसे कि आपको अगर रोड्स, रेलवे, कम्युनिकेशन ये सबसे रिलेटेड अगर कंप्लीट मैप दिखानी है तो उस मैप को हम लोग मिलिट्री मैप बुलाते हैं। सर्वे करने का ये भी एक पर्पस है। इनिशियली जब आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग को जब क्लासीफाई किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अलग अलग ब्रांच में बांटा गया था, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग को दो ब्रांच में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्ट इज मिलिट्री इंजीनियरिंग, सेकंड इज नॉन मिलिट्री इंजीनियरिंग। मिलिट्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का वो हिस्सा थी जहाँ पे मिलिट्री से रिलेटेड मैप, मिलिट्री से रिलेटेड वर्क किया जाता था। नॉन मिलिट्री में बाकी सारे ब्रांचेस आ जाते थे। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग मिलिट्री मैप बनाने में भी सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर क्यों करते हैं? एंशियंट जो रिलिक्स है वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो इस पूरे स्लाइड में हमने क्या सीखा? इस पूरे स्लाइड में हमने सीखा कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं। और सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव पोजीशंस को फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग सर्वे करते हैं। और सर्वे जब हम लोग करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी रिलेटिव पोजीशंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन आपको एक बार फिर से पढ़ लेना है और यूजेस ऑफ सर्वेइंग में आपको ये सारे मैप्स बनाने हैं, यही सर्वे का यूज़ है, इसको भी देख लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग आगे समझते हैं कि हमारी जो मैप्स है, अभी हमने डिस्कस किया तो एक दो मैप को हम लोग समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पे ये एक मैप दिख रहा होगा, ये सेकंड मैप दिख रहा होगा। तो ये कौन कौन सा मैप है? तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको ये मैप दिख रहा है ये टोपोग्राफिकल मैप है। ये टोपोग्राफिकल मैप क्या शो करता है कि कोई भी पॉइंट जो है वो अर्थ में कितना ऊपर है, कितना नीचे है। कहने का मतलब है आप एक नॉर्मल ज्योग्राफी कंसिडर करो, वहाँ पर अगर कोई एक पॉइंट है जो कि बहुत ऊपर है, आप एक पहाड़ी है, एक डाउन है, तो वहाँ पर आप जो डिफरेंस है उसको दिखाने के लिए टोपोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग कैडेस्ट्रल मैप के बारे में बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे प्लॉट्स बने हुए हैं। तो ये प्लॉट्स वगैरह को शो करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैडेस्ट्रल मैप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो कैडेस्ट्रल मैप जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये नीचे वाले पार्ट पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये एक्चुअली सोर्स को बता रहा है कि ये सारे पिक्चर्स कहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को जो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शेप ऑफ द अर्थ को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो कुछ भी पढ़ना है, हम जो कुछ भी यहाँ पे देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं? वो सारा एग्जीक्यूशन कहाँ होना है? वो सारा एग्जीक्यूशन अर्थ पर होना है। तो अर्थ से रिलेटेड हम लोग स्टडी पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक पे चलेंगे। तो अगर हम लोग शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बात करें ना कि ये अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप जो है हमारा, हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं कि अर्थ जो है वो राउंड है, स्फेयर के फॉर्म में है, बट एक्चुअली ये स्फेयर है नहीं। ये अर्थ के शेप को अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देना हो तो अर्थ जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है। फर्स्टली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ जो है ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है। इसका मतलब ये क्या है? ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। कहाँ पर? पोलर के पास, पोलर और पोलर एक्सिस के पास जो है वहाँ पर ये स्लाइटली फ्लैटेंड है। ये जो एरिया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये स्लाइटली क्या है? फ्लैट है। और कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो समान नहीं है। समान नहीं है तो डिफरेंस कितने का है? 43.5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे जो उसका जो डाया है वो भी लिखा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डाया बोलेंगे तो 12,000 नहीं है, ये किलोमीटर में बोलेंगे तो 12,000 बोल सकते हैं। 12,765 किलोमीटर है और इस एक्सिस में कितना है? 12,731 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस के चलते इस शेप को क्या नाम दिया गया? इस शेप को नाम दिया गया कि ये ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का है।
ठीक है। इसी के बाद हम लोगों को क्या बताया गया, हम लोगों को बताया गया कि अर्थ के सेकंड शेप को अगर हम लोग इसी के शेप को हम लोग सेकंड फॉर्म में डिस्कस करें तो अर्थ जो है इलिप्सॉइड शेप का है, यानी इलिप्स के तरीके का है। इक्वेटोरियल सेक्शन जो है वो बड़ा है और इसीलिए इसको इलिप्टिकल इन नेचर बोला जाता है। और इसके बाद बोला गया ये ओवेलॉइड शेप का भी है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर जो है वो स्लाइटली लार्जर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो छोटा है, कुछ इस तरीके से। मतलब ये बॉटम में ना फैला हुआ है थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से। ये जो बॉटम है ये इसका क्या है, ज़्यादा है। तो ये 3 शेप अर्थ का डिफाइन किया गया कि अर्थ जो है ये तीनों शेप का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये कोई स्पेसिफिक ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक इलिप्सॉइड शेप का नहीं है, ओवेलॉइड शेप का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग एक साथ अगर नेम करें तो इसको हम लोग क्या नेम करते हैं, इसको हम लोग नेम करते हैं कि अर्थ हमारा जियोड शेप का है। अर्थ हमारा जियोड शेप का है, ठीक है। अर्थ को कौन सा शेप बोला गया, जियोड शेप बोला गया, ठीक है। और हम लोग अगर इसके कैलकुलेशन पे जाएं तो जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, अपना सर्वे परफॉर्म करते हैं या अर्थ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, तो स्टडी में कैलकुलेशन के ईज के लिए, आसानी के लिए क्या किया गया है, अर्थ को स्फेरिकल अज्यूम कर लिया गया है। इसीलिए बचपन में पढ़ाया जाता है कि जो अर्थ है हमारा वो एक्चुअली में गोल है, गोला है, लेकिन ये है नहीं। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अपने अगले पार्ट को डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत सारे टर्म को समझेंगे, जिसमें एक टर्म है लेवल सरफेस, लेवल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये सब क्या है इसको समझ लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहला वाला डायग्राम जो आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जब हम लोग बोलते हैं लेवल सरफेस, तो किसी भी स्फेयर के चारों तरफ, मतलब मान के चले कि ये मेरा स्फेयर है, तो इसके चारों तरफ जो राउंड वाला जो सरफेस होता है, इसी सरफेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, लेवल सरफेस बुलाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लेवल लाइन के बारे में बात करें तो इस लाइन पर, इस सरफेस पर जो लाइन एग्जिस्ट करेगा वो मेरा क्या होगा, वो लेवल लाइन होगा, ठीक है। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करें या हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होगा वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होगा, ये अर्थ के सरफेस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि अर्थ हमारा जो है वो स्फेयर है। तो इसका जो पोर्शन, इसका जो टुकड़ा आप काट करके निकालोगे वो टुकड़ा कभी भी प्लेन सरफेस नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए अर्थ के सरफेस को क्या बोला गया है कि अर्थ का सरफेस जो है वो लेवल सरफेस है, और अर्थ पे अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा लाइन होगा, वो लेवल लाइन होगा। और अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होगा, वैसा सरफेस जो कि कंप्लीट हॉरिजॉन्टल हो, कंप्लीट 2 एक्सिस में एग्जिस्ट करे, एक्स एंड वाई एक्सिस में। हम लोग किसी भी चीज को प्लेन का बोलते हैं जब उसका जो एक्सिस है वो दो हो, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस में अगर आपने यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगल बना दिया तो ये रेक्टेंगल को आप क्या बोलोगे कि ये रेक्टेंगल जो है आपका वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे लिखा है, उसको हम लोग 1 by 1 समझ लेते हैं। सबसे पहले लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस पैरेलल टू द अर्थ surface and every point it is equidistant from the center of the earth. Every element on the level surface is perpendicular to the plumb line. देखिए थोड़ा टेक्निकली इसको डिफाइन किया गया है। इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपका जो लेवल सरफेस है ना, लेवल सरफेस है वो कर्व्ड सरफेस है और अर्थ के सरफेस के पैरेलल एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो भी पॉइंट है ना वो अर्थ के सेंटर से बराबर दूरी पर होगा। कहने का मतलब है आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, आप यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, तो ये सारा जो अर्थ का सेंटर है उससे उसका दूरी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। और एवरी एलिमेंट, कोई भी अगर आप एलिमेंट देखोगे लेवल सरफेस पे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लम्ब लाइन के, ठीक है। मतलब कि अगर आपने एक अर्थ सरफेस ले लिया, लेवल सरफेस ले लिया, किस तरीके का लेवल सरफेस ले लिया, मान लेते हैं कि आपने कुछ इस तरीके का एक लेवल सरफेस ले लिया। ये मान लिया जाए कि आपका ये एक लेवल सरफेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस लेवल सरफेस में कहीं भी आप प्लम बॉब लगाओगे तो प्लम बॉब का जो लाइन होगा वो कहाँ होगा, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, तो वो हमेशा प्लम बॉब लाइन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल सरफेस में ऐसा होता है क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मान के चलो कि आपने यहाँ एक पॉइंट लिया और इसका प्लम बॉब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ कहीं पे आएगा जो कि इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोगों को समझना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे ग्रेट सर्कल का। तो ग्रेट सर्कल क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अ ग्रेट सर्कल डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग ग्रेट सर्कल किस सर्कल को बुलाते हैं, ये वाले सर्कल को जो आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा है। तो ग्रेट सर्कल क्या करता है, ग्रेट सर्कल जो है अर्थ को 2 बड़े बड़े सर्कल से डिवाइड करता है, और ये 2 जो बड़ा बड़ा सर्कल है
ये आपको इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड क्रिएट करके देता है। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है? स्फेरिकल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जो कि किसी भी लेवल सरफेस पे बनाया गया है। अब एक चीज समझना है कि जब किसी प्लेन सरफेस पर आप कोई ट्रायंगल बनाओगे तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्लेन ट्रायंगल बुलाते हैं। मान के चलो कि एक पेपर लिया आपने, पेपर पे एक ट्रायंगल बना दिया, तो वो क्या है? प्लेन ट्रायंगल है। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस पे कोई एक ट्रायंगल बना रहे हो तो वहां पर वो ट्रायंगल जो है वो स्फेरिकल ट्रायंगल कहलाता है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस पर बना हुआ है। और स्फेरिकल ट्रायंगल की जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेन ट्रायंगल से कंप्लीट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को बहुत डेप्थ में जाके समझने का रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए प्लेन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वैसा ट्रायंगल जो कि प्लेन सरफेस पे बनेगा। और आपका स्फेरिकल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वैसा ट्रायंगल जो कि किसी स्फेरिकल सरफेस पे बनेगा। और लेवल सरफेस क्या है? मेरा एक तरह का स्फेरिकल सरफेस ही है। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेयर बाय इंटरसेक्शन ऑफ 3 आर्क। अब यहाँ पर लिखा है कि जो आपका जो ये स्फेरिकल ट्रायंगल है वो 3 आर्क के इंटरसेक्शन से बनेगा। बिल्कुल आप देख रहे हो, एक आर्क ये है, दूसरा आर्क ये है, तीसरा आर्क ये है। तो ये तीनों आर्क जब इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आर्क ही तो है, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, तो यहाँ पर आर्क क्रिएट होगा। तो ये तीनों आर्क से जो सरफेस क्रिएट हो रहा है इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं? स्फेरिकल ट्रायंगल बुला रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं। डेफिनेशन नहीं, यहाँ पर हम लोगों को स्फेरिकल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा हम लोगों को नोट कर लेना है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो स्फेरिकल ट्रायंगल की जो साइड है वो हमेशा उसकी जो लेंथ होगी वो 180 डिग्री से कम होगी। पहला पॉइंट ये हो गया, पहला प्रॉपर्टी ये हो गया। किससे रिलेटेड? स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड। इच एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो कोई भी स्फेरिकल ट्रायंगल जो आप बनाते हो वहां पर जो एक एक एंगल है ना, वो एक एक एंगल जो होगा, मतलब मान के चलो कि आपने कोई इस तरीके का स्फेरिकल ट्रायंगल क्रिएट किया, तो यहाँ पर 3 एंगल है। एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, नेक्स्ट एंगल यहाँ पर बन रहा है, थर्ड एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो ये तीनों एंगल जो है ये 180 डिग्री से छोटा होगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट मेरा ये है कि सम ऑफ 3 स्फेरिकल साइड शुड बी इन बिटवीन 0 डिग्री टू 360 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि ये साइड इसको और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड को अगर हम लोग एंगल के टर्म में ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा। और स्फेरिकल ट्रायंगल का जो एंगल है ना उसका सम जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 540 डिग्री से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 3 एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, जब ये तीनों एंगल को आप ऐड करोगे तो इसका जो सम होगा वो आपको 180 डिग्री से बड़ा और आपको 540 डिग्री से छोटा होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और है, एक और नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में अगर हम लोग प्लेन ट्रायंगल से उसको कंपेयर करें तो हम लोग जानते हैं एक चीज कि प्लेन ट्रायंगल अगर है तो प्लेन ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है, यहाँ पर का एंगल, यहाँ पर का एंगल और यहाँ पर का एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक स्फेरिकल ट्रायंगल बना रहे हैं या स्फेरिकल ट्रायंगल अर्थ के सरफेस पे बन रहा है, तो इसका एंगल कितना होगा? अभी हमने डिस्कस किया कि ये 180 डिग्री से जो है वो बड़ा होगा और 540 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्फेरिकल ट्रायंगल के केस में टोटल एंगल जो होगा वो 180 से तो बड़ा होगा, ये तो हम लोग यहाँ पे श्योर कर सकते हैं। तो जितना बड़ा होगा ना उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्फेरिकल एक्सिस बुलाते हैं। मान के चलो प्लेन ट्रायंगल में एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री, और स्फेरिकल ट्रायंगल में एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री से ज्यादा, मान लेते हैं 1 डिग्री ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो 1 डिग्री ज्यादा हो रहा है वो 1 डिग्री क्या है? आपका स्फेरिकल एक्सिस है। और सरफेस एरिया जो है प्लेन ट्रायंगल का, अगर हम लोग स्फेरिकल ट्रायंगल का कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2πr² का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नोट पॉइंट था जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझ के चलना है, क्योंकि हम लोग आगे इस पर बहुत सारा चीज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक और नोट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने अर्थ को समझा कि अगर हमारे पास अर्थ है तो अर्थ में हमारे पास जो लेंथ है उसको, उस पर अगर मान के चलो कि अर्थ है हमारे पास, और अर्थ में हम लोग यहाँ पर एक 12 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं, कोड ड्रॉ करते हैं 12 किलोमीटर का। मान के चलो ये 12 किलोमीटर है, तो जो 12 किलोमीटर का कोड हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो वहां पर ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाता है। कितना ज्यादा हो जाता है? 1 सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? हम लोग काम लेवल सरफेस पे कर रहे हैं।
तो जहाँ पर भी हम लोग लेवल सरफेस को पे कंसिडरेशन करते हैं तो वहाँ पर जो अगर आप 12 किलोमीटर मूव कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने 1 सेंटीमीटर ज़्यादा मूव कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं और ट्रायंगल जो है, अगर ट्रायंगल का एरिया अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर हो, 195 किलोमीटर स्क्वायर हो, तो वहाँ पर जो है हमारा 1 डिग्री एंगल जो है 1 सेकंड जो है एंगल वो इंक्रीज कर जाता है। 195 किलोमीटर स्क्वायर में 1 सेकंड एंगल इंक्रीज कर जाता है। ये नोट पॉइंट था, हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप एक प्लेन लाइन मूव कर रहे हो, प्लेन सरफेस पे मूव कर रहे हो और आपने 12 किलोमीटर मूव किया तो वो 12 किलोमीटर ही होगा। लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस पे 12 किलोमीटर मूव कर रहे हो तो वो 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाता है। 1 सेंटीमीटर ज़्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि अर्थ का सरफेस लेवल सरफेस है, ना कि प्लेन सरफेस, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अर्थ के सरफेस पे 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्रायंगल बनाते हो तो वो स्फेरिकल ट्रायंगल होगा, तो वहां पर जो एंगल का समेशन होगा वो 180 डिग्री से 1 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पे डिस्कशन करते हैं। सर्वेइंग को प्राइमरली 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्लेन सर्वेइंग बोलते हैं, सेकेंड पार्ट को हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग बोलते हैं। अब आपने वहाँ जो देखा, वहाँ जो आपने पढ़ा, वो सारा चीज़ अब आपको यहाँ पर काम आने वाला है कि प्लेन सर्वेइंग क्या है, जियोडेटिक सर्वेइंग क्या है। इसको समझने के लिए आपको पिछले वाले का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो प्लेन सर्वेइंग के डेफिनेशन को सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लेन सर्वेइंग हमारा क्या है। तो प्लेन सर्वेइंग के डेफिनेशन में, इन प्लेन सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहने का मतलब है जो अर्थ का कर्वेचर है उसको इग्नोर कर दिया जाता है प्लेन सर्वेइंग में। कि अर्थ, हमने अभी डिस्कस किया कि अर्थ जो है वो जियोड शेप का है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कर्वेचर अवेलेबल है, तो उस कर्वेचर को क्या करते हैं हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। किसमें? प्लेन सर्वेइंग में। कहने का मतलब है कि हम अर्थ को क्या मान के चलते हैं कि अर्थ हमारा पूरी तरीके से प्लेन है, तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो है उसको हम लोग कंसिडरेशन में ही नहीं लेते हैं। दिस इज बिकॉज द प्लेन सर्वेइंग इज कैरिड ओवर स्मॉल एरिया। इसका कारण क्या है कि ये छोटे से एरिया में कवर किया जाता है प्लेन सर्वे, ठीक है। सो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन, तो इसीलिए जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको प्लेन माना जाता है। इन सच सर्वेइंग लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, जब सरफेस प्लेन है तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। एंड द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 पॉइंट्स इज कंसिडर्ड एज प्लेन ट्रायंगल। मतलब 3 पॉइंट को मिला के अगर कोई ट्रायंगल बनाए तो वहां पर उस ट्रायंगल को प्लेन ट्रायंगल माना जाता है और वहां पे प्लेन ट्रायंगल की ज्योमेट्री लागू होती है, ठीक है। द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर अज्यूम टू बी प्लेन एंगल। बिल्कुल, यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस हमने नहीं किया कि जब स्फेरिकल ट्रायंगल होता है तो उसके एंगल को हम लोग स्फेरिकल एंगल बुलाते हैं और प्लेन ट्रायंगल के एंगल को हम लोग प्लेन एंगल बुलाते हैं, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग इज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक चीज है, प्लेन सर्वे तब करेंगे जब एरिया जो है आपका 195.3 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग जियोडेटिक सर्वे के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो कर्वेचर ऑफ द अर्थ है उसको कंसिडरेशन में लिया जाता है कि हाँ भाई अर्थ मेरा जो है वो प्लेन नहीं है, वो स्फेरिकल सरफेस है। और जब लार्ज एरिया का सर्वे करना हो तभी जियोडेटिक सर्वे करते हैं। और इसके साथ जो है अगर 2 पॉइंट हम लोग अगर ज्वाइन करें तो वो प्लेन नहीं होता है, वहाँ यहाँ पे वो कर्व्ड लाइन कंसिडर किया जाता है। जैसे कि पिछले वाले में हम लोग स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पर कर्व्ड लाइन कंसिडर करेंगे। बिल्कुल ईजी है, आप ऐसे समझो कि अगर हमने अर्थ के सरफेस को मान लिया कि अर्थ का सरफेस जो है वो प्लेन है, तो यहाँ पर आप कोई भी लाइन खींच लो तो वो लाइन क्या होना है? स्ट्रेट होना है। लेकिन हम लोग अर्थ को राउंड मान रहे हैं और इसके सरफेस को यहाँ से यहाँ तक के सरफेस को अगर काटे, बाहर करे काट के, तो वो भी क्या होगा? वो भी स्फेरिकल एरिया होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा। उस स्फेरिकल सरफेस में आप कोई भी लाइन खींचोगे, यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ना, कर्व लाइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि considered to be plane triangle and the angle of the triangle are assumed to be spherical angle. Geodetic surveying is conducted by the Survey of India Department. Survey of India Department इसको कंडक्ट कराती है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये याद रखना है कि जब भी हमारा 195.3 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया हो तो जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और उससे अगर कम एरिया में हमको सर्वे करना है तो हम प्लेन सर्वे करते हैं। ये डिफरेंस हमें मेनली ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं
और हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे किया गया है कि किस किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। तो अगर हम लोग सर्वे कर रहे हैं और उसमें चेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेट इज चेन सर्वेइंग, कंपास का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट का इस्तेमाल करेंगे थियोडोलाइट सर्वेइंग, टेकोमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं टेकोमेट्रिक सर्वेइंग, और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे कर रहे हैं तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लोग बेस्ड ऑन मेथड बोले तो दो तरीके का सर्वे है। फर्स्ट इज ट्रायंगुलेशन सर्वे, सेकंड इज ट्रैवर्स सर्वे। थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, कि हमारा फील्ड कैसा है। हम जमीन पे सर्वे कर रहे हैं लैंड सर्वेइंग, वाटर में सर्वे कर रहे हैं मरीन सर्वेइंग, और अगर हम लोग एयर में सर्वे कर रहे हैं, कहने का मतलब है हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सर्वे होगा उसको एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हम लोग बुलाएंगे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बेसिकली जब हम लोग प्लैनेट से रिलेटेड स्टडी करते हैं या हम लोग स्पेस की स्टडी करते हैं, वहाँ पर जो सर्वे परफॉर्म होता है कि आपको कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उसको किस डिग्री पे कितने एंगल पे, वो कंप्लीट एक अलग हिस्सा हो जाता है कि आप उसको कैसे लॉन्च करोगे, किस स्पीड पे, आपका सारा कुछ कैलकुलेट होगा। तो वहां पर जो सर्वे परफॉर्म किया जाता है ताकि वो एग्जैक्ट पॉइंट पे ही जाकर के जहाँ पे उसका पोजीशन आपने डिसाइड किया उसी पोजीशन पे वो लैंड करे, क्योंकि अब स्पेस में हर एक चीज़ मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको इनिशियल कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो सारा कैलकुलेशन जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग का हिस्सा है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि आप किस ऑब्जेक्ट पे सर्वे कर रहे हो। अगर जियोलॉजिकल सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वेइंग बुलाएंगे। आप जियोलॉजी से रिलेटेड अगर स्टडी करने के लिए सर्वे कर रहे हो, अगर माइन से रिलेटेड सर्वे कर रहे हो, माइंस के लिए सर्वे कर रहे हो तो डेट विल बी नोन एज माइन सर्वेइंग। आर्कियोलॉजिकल स्टडी के लिए सर्वे कर रहे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग कहलाएगा। मिलिट्री से रिलेटेड सर्वे कर रहे हो, मिलिट्री सर्वेइंग कहलाएगा। दीज आर एक्चुअली बहुत आसान है, तो आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गया जो हम लोगों को समझना है, बेस्ड ऑन मेथड। देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं और सर्वे करने के लिए हम ट्रायंगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब यह है कि प्लॉट को हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और उसके बाद अपना सारा सर्वे परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रायंगुलेशन सर्वे बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रैवर्स टू ट्रैवर्स सर्वे करते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ गए, इसका डेटा हमने कलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, उसका डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, उसका डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ गए, नेक्स्ट उसका डेटा, यहाँ से यहाँ गए, उसका डेटा, तो जब हम लोग सर्वे बाउंड्री पे परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज ट्रैवर्स सर्वे। लेकिन जब हम लोग पूरे के पूरे प्लॉट को एक साथ कंसिडर करके और उस पर हम लोग उसको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके सर्वे करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको ट्रायंगुलेशन सर्वे बोलते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेरा दोनों टाइप के सर्वे के बीच में। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले टॉपिक को, विच इज प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का क्या प्रिंसिपल है? तो दो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू सर्वे किया जाता है। फर्स्ट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, कि आपको पूरे से कम की तरफ जाना है, ना कि कम से पूरे की तरफ। कैसे? चलिए समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम लोग क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल एरिया इज इंक्लूज्ड बाय मेन स्टेशन। तो कंप्लीट एरिया जो है उसको इंक्लोज कर देते हैं मेन स्टेशन से, दैट इज कंट्रोलिंग स्टेशन। उस स्टेशन को कंट्रोलिंग स्टेशन बुलाते हैं और वहाँ पे जो लाइंस होती है उसको हम लोग मेन सर्वे लाइंस बुलाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है द एरिया इज देन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर्मिंग वेल कंडीशन ट्रायंगल। वेल कंडीशन ट्रायंगल को भी डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, उस एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। वेल कंडीशन ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। द मेन सर्वे लाइंस आर अज्यूम्ड द मेन सर्वे लाइंस आर मेजर्ड वेरी एक्यूरेटली, एकदम एक्यूरेसी के साथ उसको मेजर करते हैं। देन स्टैंडर्ड किसी भी स्टैंडर्ड चेन या टेप का इस्तेमाल करके उसका हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज टू प्रिवेंट accumulation of error during the procedure. ठीक है। If there is any error in the instrument which affect the measurement of any side of the triangle, then it will not affect the whole work. Error can always be detected and eliminated. तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इसको जो आपके स्क्रीन पे था उसको हम लोग रीड कर लिए। अब हम लोग जो है एक एक करके इन शॉर्ट अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो होल टू पार्ट में करना क्या है, कंप्लीट एरिया को हम लोग कंट्रोल स्टेशन से लॉक कर देंगे और मेन सर्वे लाइन से सारा डेटा ले लेंगे। मेन सर्वे लाइन को बहुत अच्छे से मेजर करेंगे एकदम एक्यूरेसी के साथ, और अंदर वाले कंप्लीट एरिया को हम लोग वेल कंडीशन ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर कहीं एरर आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह का मिस्टेक है, आपने मैनुअल मिस्टेक किया, तो वो एरर एक्यूमुलेट नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। हम लोग इसको समझ लेते हैं। मान के चलें कि हमारे पास इस तरह का कोई एक एरिया है, तो हम यहाँ पर जो आपको ये डार्क लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर जो आपको डार्क लाइन दिख रहा है, ये डार्क लाइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एरिया को इनक्लोज कर देंगे और इसी को हम जो है बोलेंगे कि हमारा कंट्रोल लाइन है, ये हमारा मेन सर्वे लाइन है। तो इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट इनक्लोज कर देंगे और इसका जो मेजरमेंट है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग लेंगे।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग मेन सर्वे लाइन को जो है कर लेने के बाद माइनर डिटेलिंग के लिए उसको छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग कंसिडर कर लें कि आपने यहाँ पर किसी तरह का कुछ मिस्टेक किया, तो ये जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक आगे आने वाले पार्ट को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करता है, तो वहाँ पर जो एरर का जो एक्यूमुलेशन है वो बंद हो जाता है। ये यहाँ पर बेनिफिट है हमारा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का। सर्वेइंग का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो हमारा है locate a new station with respect to two given points या two given measurement. According to the second principle, the new station or new point should always be fixed by at least two measurement. दो मेजरमेंट का मिनिमम इस्तेमाल करके हम लोग कभी भी सर्वे करेंगे तो कोई तीसरा पॉइंट फाइंड करेंगे। वो मेजरमेंट लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, और किसी फिक्स रेफरेंस पॉइंट से होगा, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट रिफर्स टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड बाय चेन और टेप। एंगुलर मेजरमेंट रिफर्स टू द मैग्नेटिक बेयरिंग और हॉरिजॉन्टल एंगल टेकन बाय प्रिज्मेटिक कंपास और थियोडोलाइट। तो हम लोग कभी भी अगर किसी भी पॉइंट पे को फिक्स करना है, नए पॉइंट को फिक्स करना है, तो उसके लिए हम लोग दो रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और दो रेफरेंस मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे। वो मेजरमेंट क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंगल हो सकता है या फिर आपको कि कोई एक डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान के चलो कि हमें यहाँ पर ये जो आर स्टेशन है ना, ये आर स्टेशन को फाइंड करना है, तो ये आर स्टेशन को फाइंड करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। पहला कि हम लोग एक फिक्स पी पॉइंट है और फिक्स क्यू पॉइंट है, उसमें हम लोग उसके उस पी और क्यू के बीच में एक स्टेशन फिक्स करें और वहां से हम लोग ऑफसेट ले लें 90 डिग्री पे। पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अगर हम लोगों को आर डिस्टेंस लेना है, आर पॉइंट लेना है, तो हम लोग पी और क्यू से इसको क्या करें, सीधा सीधा पी और क्यू के रेफरेंस में इसका मेजरमेंट ले लें। कौन सा मेजरमेंट, ये मेजरमेंट हम लोग ले लें, ये मेजरमेंट हम लोग ले लें। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक मेजरमेंट लिया, यहां से यहां तक की लंबाई, ये लेंथ कितना है ये हमने लिया और इसके साथ एंगल लिया। तो यहां पर एक मेजरमेंट लेंथ था, एक मेजरमेंट एंगल था। जबकि सेकंड वाले में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, यहां पर भी हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं। थर्ड वाले में हमको आर फिक्स करना है, तो हम लोग पी और क्यू के रिस्पेक्ट में एक सबसे पहले क्यू से एक डिस्टेंस ले लेंगे, यानी कि ये वाला लेंथ ले लेंगे और ये वाला एंगल ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमको आर को फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे, क्यू से इसका लेंथ ले लेंगे और पी से इसका एंगल ले लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें आर को फिक्स करना है तो हम पी से इसका एंगल ले लेंगे और क्यू से भी इसका एंगल ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं हर केस में हमें एक एंगल और एक डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी। तो सर्वेइंग का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो यही बोलता है कि हम लोग कभी भी किसी भी नए स्टेशन को फिक्स करेंगे तो हम लोग हमेशा किसी दो रेफरेंस पॉइंट से एंगल या लेंथ के फॉर्म में हम लोग अपना मेजरमेंट लेंगे, तभी उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग कुछ कन्वेंशनल सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये कन्वेंशनल सिंबल क्या है, जब आप लोग मैप देखोगे, प्लान देखोगे, तो वहां पर ना आपको दिखेगा कि बहुत सारा सिंबल का इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट आपको सीधा सीधा ड्राइंग में ये सिंबल दिख जाता है, तो वो सिंबल एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इस तरीके से अगर मान के चलें कि आपके सर्वे के आपके प्लान में या आपके पास जो मैप आया है उसमें अगर इस तरीके का कोई सिंबल बना हुआ है, तो ये किसको डिनोट करता है, ये हमेशा नॉर्थ लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। और इस तरीके का अगर कहीं कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो ये ट्रायंगल किसके लिए बनाया जाता है, ये ट्रायंगल हमेशा मेन स्टेशन को दिखाने के लिए या ट्रायंगुलेशन स्टेशन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। ट्रैवर्स स्टेशन, ये मेन स्टेशन क्या है, ट्रैवर्स स्टेशन क्या है, अगले चैप्टर में सारा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रैवर्स स्टेशन को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल होता है। कभी भी अगर चेन लाइन को दिखाना है, यानी कि वो लाइन जिसके अबाउट आपने सर्वे किया है, आपने जिस लाइन से, जिस लेंथ से आपने चेन को पास कराया है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हमेशा, उसको दिखाने के लिए हमेशा इस तरीके के साइन का इस्तेमाल होता है। रिवर को डिनोट करने के लिए कुछ इस तरीके का साइन इस्तेमाल होता है, सिंबल इस्तेमाल होता है। कनाल को दिखाने के लिए कुछ इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल होता है। सिमिलरली पॉन्ड को दिखाने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओपन वेल को दिखाने के लिए इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब वेल को दिखाने के लिए इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फुटपाथ यानी कि पैदल जाने वाला रास्ता, उसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कोई रोड है जिस पे आरसीसी किया हुआ है, आरसीसी समझ रहे हैं आप, उसको बढ़िया से कॉन्क्रीटिंग करके बनाया गया है, तो उसके लिए हम लोग मेटल रोड बोलते हैं और मेटल रोड को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अनमेटल्ड रोड है, कच्ची सड़क है, तो ऐसे डिनोट करते हैं इस साइन से। रेलवे लाइन है सिंगल, तो हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं। अगर हम लोग रेलवे लाइन डबल है, हमारे पास दो लाइन है, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ब्रिज, रोड ब्रिज या कलवर्ट कुछ भी है, तो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। रेलवे ब्रिज के लिए जो है वो ये कलवर्ट के लिए इसका इस्तेमाल होता है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। रोड ब्रिज के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं और रेलवे ब्रिज के लिए हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेवल क्रॉसिंग यानी कि जहाँ पर क्रॉसिंग बराबर बराबर से है, फाटक जहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीके का सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम लोग वॉल विथ गेट
एक ऐसा वॉल है, बाउंड्री है जिसमें गेट अवेलेबल है, तो उसके लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। बाउंड्री लाइन को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर्वेइंग में बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको मैप में सीधा सीधा दिखेगा, तो मैप आप रीड कर पाओगे इजीली। इसी तरीके से हेज को दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके का साइन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग वायर फेंसिंग मतलब तार का इस्तेमाल करके अगर बाउंड्री की गई है, इसका इस्तेमाल करते हैं। पाइप फेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वुड फेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्डिंग, अगर कोई पक्का बिल्डिंग बना हुआ है तो हम लोग कुछ इस तरीके का सिंबल यूज़ करते हैं। कच्चा बिल्डिंग है तो इसका इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। हर्ट्स वगैरह के लिए इस तरह का सिंबल इस्तेमाल होता है। टेम्पल के लिए कुछ ऐसा यूज़ होता है। तो इसी तरीके से ये सारे सिंबल हैं, आपको सब पे एक बार नोट कर लेना है, नज़र देख लेना है। ये सीधा सीधा आपको काम आ सकता है। आप जब आगे फील्ड में आओगे, आप प्रोफेशनली सर्वे करोगे, मैप पढ़ोगे, तो वहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कन्वर्जन टेबल। चूँकि हम लोग चूँकि इंडिया में जब हम लोग सर्वेइंग वर्क करते हैं या इंजीनियरिंग वर्क करते हैं, तो हमारे पास दो तरह का यूनिट अवेलेबल है और दो तरह के यूनिट से ही सारा काम होता है। फर्स्ट इज़ आपका एसआई यूनिट, जहाँ पर हम लोग एसआई यूनिट में लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशनल यूनिट, जिसमें हम लोग फिट का इस्तेमाल करते हैं। फिट का इस्तेमाल आज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका जो रिलेशन है, वो पता होना चाहिए कि आपको इसको कन्वर्ट कैसे करना है ना। तो इसका बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। तो वही बेसिक सा कन्वर्जन टेबल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम लोग जो है जब सर्वे करते हैं तो 1 इंच 12 इंच जो है, 12 इंच में कितना फुट होता है, तो आपको 1 फुट होता है। 3 फीट मिल करके जो है वो 1 यार्ड बनाता है। 1 इंच में जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में जो है आपको 0.3048 मीटर होता है। ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आप जब 5.5 यार्ड बोलेंगे, 5.5 यार्ड में आपको, आप जब 5.5 यार्ड बोलेंगे तो 5.5 यार्ड में कुल मिलाकर के एक पोल या एक रड होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर कहीं पे आपको एक रड मेजरमेंट लिखा है तो आप उससे क्या समझ सकते हो किसकी बात हो रही है, तो 5.5 यार्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है। और यार्ड को वापस से फीट में कन्वर्ट करना है तो इसका इस्तेमाल कर लो। फीट को वापस से इंच में कन्वर्ट करना है तो इसका इस्तेमाल कर लो। इंच को वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसका इस्तेमाल कर लो। सेंटीमीटर को फुट में कन्वर्ट कर लो। तो इसी तरीके से बेसिक कन्वर्जन काम करता है। अब हम लोगों ने देखा 5.5 यार्ड मिल करके एक पोल क्रिएट करता है, 4 पोल मिल करके एक चेन क्रिएट करता है। और एक चेन लेंथ अगर बोला जाए तो हमेशा 66 फीट समझना है फिलहाल। और 10 चेन मिल करके एक फरलॉन्ग क्रिएट करता है। 8 फरलॉन्ग मिल करके एक माइल क्रिएट करता है। 6 फीट मिल करके एक फैथम क्रिएट करता है। और 120 फैथम जो है वो एक केबल का लेंथ होता है। तो ये बेसिक कन्वर्जन ध्यान में रखना है। थोड़ा याद करने में परेशानी हो सकती है लेकिन याद रखना है। एक माइल जो है वो 1760 यार्ड के बराबर होता है। फीट में बोलोगे तो आप 5280 फीट होता है। 1.609 किलोमीटर होता है। और एक नॉटिकल माइल जो है वो आपको कुल मिलाकर के 1.852 किलोमीटर होता है। अब एक चीज़ है, सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे, ये तो टफ़ है, बिल्कुल टफ़ है। आप जब सारा का सारा डेटा याद करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये मतलब कैसे इतना ध्यान में रहे। तो स्क्रीन पे जिसको जिसको हाईलाइट किया जा रहा है ना, उसको तो हर हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि आगे भी जब आप काम करोगे तो आपको उसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, हाईलाइट कौन कौन सा पोर्शन है। पहले तो आपको इंच टू फीट याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए। फीट टू यार्ड याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंच टू सेंटीमीटर होना चाहिए। फीट टू मीटर होना चाहिए। ये 4 तो आपको ध्यान रखनी ही है। इसके साथ साथ आपको ये यहाँ जो दिया है कि 5.5 पोल जो है वो 5.5 यार्ड जो है वो 1 पोल के बराबर है। और 4 पोल मिलकर के एक चेन के बराबर है। एक चेन जो है 66 फीट का होता है। 10 चेन जो है 1 फरलॉन्ग के बराबर होता है। और 8 फरलॉन्ग मिलके 1 माइल बनाता है। इतना ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है। और एक नॉटिकल माइल जो है 1.852 किलोमीटर होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर का भी कन्वर्जन है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का एक हिस्सा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड होगा, इसमें हम लोग इसका जो रेस्ट टॉपिक है, यूनिट्स में आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड एरर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अपने चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आने वाले जो अपडेट्स हैं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग अपने आगे के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। एक और स्लाइड आपको यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आपको एरिया कन्वर्जन गिवन है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये स्क्रीनशॉट आपको हमेशा काम आने वाला है। आप बेसिकली जब सर्वेइंग के फील्ड में उतरोगे तो सारा डेटा आपको जो प्रीवियस जो आपको मैप्स में मिलता है,
वो सारा आपको एकड़ में होगा, छटाक में होगा, बीघा में होगा, तो वो सारा कन्वर्जन को हमको एसआई में करना होता है, मीटर स्क्वायर में करना होता है। तो उसके लिए ये सारा टेबल इस्तेमाल होता है कि 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आर, 100 आर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह। ये सारा कन्वर्जन आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, और इससे सीधा सीधा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आप इतना भी कवर करके जाते हो जितना हमारे यहाँ पे वीडियो में कराया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। तो थैंक यू सो मच।